सभी को नमस्कार। कक्षा 9वीं के सभी छात्रों को आज एक बार फिर से स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। व्याकरण विधि जो आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसका हम एक नया प्रकरण लेके आए हैं, संधि प्रकरण। संधि जो है हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संधि 3 प्रकार की होती है: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि आपके पाठ्यक्रम में जो परिवर्तित पाठ्यक्रम है उसमें अच संधि के केवल आपके 3 ही भाग जो हैं उसका आपके अध्ययन करना है: दीर्घ संधि, गुण और अयादि। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम अस्ति। पठतु संस्कृतम, लिखतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम। पहले हम देखते हैं संधि कहते किसे हैं। संधि शब्द जो है वह सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और कितिन प्रत्यय से बना है संधि, और परस्पर वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। संधि के जो भेद हैं वो अच संधि यानी स्वर संधि, हल संधि यानी व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं इसको कि अच संधि को अच क्यों कहा जाता है। माहेश्वराणी सूत्राणी पढ़ते हैं हम। माहेश्वरी सूत्रों में जैसा आपके स्लाइड पर नज़र आ रहा है, ये माहेश्वरी सूत्र हैं 14। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में जैसे मैं पहले से लेके चौथे तक आपकी स्लाइड को समझा रहा हूँ, इसे है अच। अच कहते हैं। प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार का मतलब होता है समूह। जैसे यहाँ पर ए जो है किसी सूत्र का प्रथम अक्षर है और च है वो किसी सूत्र का अंतिम अक्षर है। ये दोनों मिलकर के बीच के समस्त वर्णों को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अ पहले में आया है तो अच प्रत्याहार में हलंत को छोड़ करके सभी वर्णों को गिनेंगे, जैसे अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। इस तरह से इसमें 9 वर्ण आए, और ये जो 9 वर्ण हैं ये सभी के सभी स्वर हैं, इसलिए अच को स्वर भी कहा जाता है। अच को स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत अ से लेके च वर्ण तक सभी वर्ण स्वर आते हैं, इसलिए इसको अच को स्वर कहा जाता है। दूसरी तरफ देखिए, आपके दिया गया है ये नंबर 5 से लेकर के नंबर 14 तक जो सूत्र है माहेश्वरी सूत्रों के, उसमें है से लेकर के और अंतिम जो 14वें का अंतिम है वह है ल। तो ये ह से लेकर के और यहाँ तक हम आते हैं, इसे कहते हैं हल प्रत्याहार। मैंने कहा कि जो पहला अक्षर है वो किसी सूत्र का प्रथम वर्ण होगा और ल जो है वो अंतिम वर्ण होगा। तो ये नंबर 5 से लेकर के सूत्र नंबर 5 से लेकर के सूत्र नंबर 14 तक जितने भी अक्षर हैं, ह, य, व, र, ल, य, म, अं, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, ह। ये जो है ये लगभग सभी 34 हैं, लेकिन इसमें ह वर्ण जो है वो 2 बार आ रहा है, तो हम उसको केवल 1 बार गिनेंगे, तो यानी हो गए कुल 1 को हटा देने से 33। तो हल जो है वो कुल है 33, और इन 33 5वें सूत्र से 14 सूत्र तक जो है से लेके लय तक सभी क्या आ रहे हैं? व्यंजन। यहाँ कोई स्वर नहीं आया है, व्यंजन है, इसलिए इन सब को हम क्या कहेंगे? व्यंजन। तो हल को हम क्या कहते हैं? हल यानी व्यंजन, इसलिए हल को व्यंजन कहते हैं। आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। यह आपने माहेश्वरी सूत्रों को पढ़ा है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अच यानी स्वर संधि कहते किसे हैं? परस्पर वर्णों के मेल को। परस्पर कौन से वर्ण? स्वर वर्ण। परस्पर स्वर वर्णों के, स्वरों के परस्पर एक दूसरे से मिलने को, अर्थात स्वरों से स्वरों का जो मेल होता है उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। इसमें केवल स्वरों का ही परस्पर मेल होता है, इसमें व्यंजन या विसर्ग नहीं आते, इसीलिए इसको स्वर संधि कहा जाता है। अब है तो स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद जो है मूल रूप से जो आपके 5: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि, ये इसके प्रमुख जो है भाग हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें केवल 3 ही निर्धारित किए गए हैं, और वो 3 जो हैं वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। 3 कौन कौन से हैं? आपके हैं
स्वर संधि में दीर्घ, गुण और अयादि। तो पहले हम इसकी परिभाषाओं को देखते हैं, किस तरह से इसको समझाया गया। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार, अर्थात वर्ण में परिवर्तन आना, वर्णों में चेंज आना, परिवर्तन आना। यह वर्ण विधि है, नियम है, कानून है, उसी प्रकार से उनके में परिवर्तन होगा। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों की परस्पर व्यवधान रहित, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो, उनके सामीप्य को, उनकी नज़दीकता को, उनकी संहिता को वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन कहते हैं, और उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में विद्या धन आलयः, क्या बनेगा? विद्यालयः। यहाँ पर जो विद्या शब्द था उसमें द्य में क्या मिला हुआ है? आ, और आलय का जो अगला अक्षर है वो है आ, यानी कि आ से आ मिला है, स्वर मिले परस्पर। आ से आ मिलने पर दोनों एक आदेश हो जाते हैं। एक आदेश मतलब दोनों मिल करके आ हो जाते हैं, इसी को हम संधि कहते हैं। संधि मूल रूप से 3 प्रकार की है। स्वर संधि जिसे अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहते हैं, और तीसरी है विसर्ग संधि। तो आपके जो परिवर्तित पाठ्यक्रम में पहला जो आता है वो है स्वर संधि। स्वर संधि हमने पढ़ा, दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वरों का परस्पर स्वरों से मेल होता है। अब यहाँ हम देखते हैं पहला स्वर संधि में जो भेद है वो आता है दीर्घ संधि। दीर्घ का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। हमने माहेश्वरी सूत्रों में पढ़ा अक वर्ण कौन कौन से हैं, अक वर्ण कौन कौन से आते हैं। अक जो प्रत्याहार है उसमें अ, ई, उ, री और लृ, ये जो है अक वर्ण होते हैं। इन अक वर्णों का परस्पर मेल, देखो अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है दीर्घ संधि। यदि रीस्व या दीर्घ ए, ई, उ, रीस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, छोटा ए या बड़ा ए, बड़ा ए होता है आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ, छोटी री या बड़ी री। छोटी री आप जानते हैं, आपको बहुत बार हमने समझाया है, और बड़ी री 2 बार नीचे, ये बड़ी री है। इस तरह से यदि आते हैं तो वो क्रमशः मिल करके अपना बड़ा रूप हो जाएंगे। अब ए का बड़ा रूप क्या होगा? आ, ऐसे ए मिलेगा तो ई से दूसरी ई मिली तो बड़ी ई, ऊ से बड़ा ऊ मिला तो बड़ा ऊ, और री से छोटी री या बड़ी री मिली तो बड़ी री। इस प्रकार से रूप उसके बन जाते हैं। अब इसके उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं किस तरह से इनमें परिवर्तन होता है। ए या आ के बाद में आ या ए आते हैं तो दोनों मिलकर के आ हो जाते हैं। अगला ई या बड़ी ई के बाद में बड़ी ई या छोटी ई आती है तो दोनों मिलकर के बड़ी ई हो जाते हैं, ये ध्यान रखें। ऊ या बड़ा ऊ के बाद में बड़ा ऊ या छोटा ऊ मिलता है तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा। और इसी प्रकार से री के बाद बड़ी री आए या फिर उसके बाद बड़ी री के बाद छोटी री आती है तो दोनों मिलकर के बड़ी री का रूप धारण कर लेते हैं। ये नियम है, देखो दोबारा समझ लीजिए। ए या आ के बाद में आ या ए आए तो आ बनेगा। ई या बड़ी ई के बाद में बड़ी ई या छोटी ई आती है तो बड़ी ई बनेगी। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में यदि बड़ा ऊ और छोटा ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटी री या बड़ी री के बाद में बड़ी री या छोटी री आती है तो बड़ी री हो जाएगी। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं किस तरह से इनमें परिवर्तन होता है। जैसे पहला है पुस्तक धन आलयः। इसमें ए के बाद में क्या आया है? आ। देखो पुस्तक में कै में ए था, उसके बाद आ गया आ, तो ए के बाद आ आया तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? आ, रूप बना पुस्तकालयः। दूसरा है देवधन आशीषः, ये दूसरा है। तो देव में वै में ए की मात्रा है, उसके बाद आ गया आशीष में आ, और ए और आ दोनों मिलकर के बन गए आ, तो क्या बना? देवाशीषः। इस प्रकार से ये इसके में रूप परिवर्तन हो जाते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगले उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार से दैत्य धन अरि में ये में ए मिला हुआ है, उसके बाद ए आ रहा है। नियम हमारा कहता है कि ए के बाद यदि ए आता है तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा, अर्थात आ हो जाता है, रूप बनेगा दैत्यारिः। अगला है
चै धन अपि, तो चै में ए की मात्रा, उसके बाद में आ रहा ए, दोनों मिलके बनेंगे आ, रू बना चापी। इसी प्रकार विद्यार्थी, द्या में आ की मात्रा है, उसके बाद में ए आ रहा है, तो आ और ए मिलकर भी क्या बनेंगे आ, रू बना विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला। अब देखते हैं ई के उदाहरण, जैसे गिरिधन इंद्रः। गिरी में जो री है इसमें छोटी ई की मात्रा है, उसके बाद में क्या आ रही है इंद्र में छोटी ई, अर्थात री में जो ई की मात्रा है और अगले पद का जो पहला वर्ण है ई, इनका परस्पर मेल हो रहा है। देखो परस्पर मेल का मतलब है री में जो ई की मात्रा है उसके बाद तुरंत बाद क्या आ रही ई, ई का मैंने यहाँ पे बड़ी ई लिख दिया, उसको मैं एक बार मिटा के छोटी ई कर देता हूँ। यहाँ पे आएगी छोटी ई, छोटी ई का छोटी ई से मेल हुआ तो क्या बनेगा बड़ी ई, रू बना गिरिंद्रः। इसी प्रकार से मैं एक और उदाहरण यहाँ लिखता हूँ, जैसे गिरी धन ईशः हो गया। देखिए अब यहाँ पे रे में ई की मात्रा है, उसके बाद ईस में आ रहा है ई बड़ी, तो ये क्या बनेंगे बड़ी ई, रू बनेगा आपका, आप सोच रहे हैं वही बनेगा बिल्कुल गिरीशः, बिल्कुल सही है। अगला उदाहरण देखते हैं कपीशः। देखो पै में किसकी मात्रा है छोटी ई की, उसके बाद में क्या आ रहा है बड़ी ई, समीप जो वर्ण है सबसे, पै में छोटी ई के बाद में बड़ी ई आ रही है, दोनों मिलके बना बड़ी ई, रू बना कपीशः। अगला देखते हैं महीधनीश है। देखो एक और उदाहरण आ गया, है में अब बड़ी ई की मात्रा आई है और उसके तुरंत बाद आ रही है बड़ी ई, तो बड़ी ई से मिलकर के जब बड़ी ई मिलेगी तो दोनों मिलकर के बड़ी ई ही बनाएंगे, उसका दीर्घ रूप बनेगा, तो नाम ही इसका दीर्घ संधि है, रूप बनेगा महीशः। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे नदीशः। दै में बड़ी ई की मात्रा है, उसके बाद ई बड़ी, तो दोनों मिलके बनाएंगे बड़ी ई, रूप बनेगा नदीशः। इस प्रकार से आगे है लक्ष्मी धनेश्वरः। लक्ष्मी में मैं में बड़ी ई की मात्रा है, उसके बाद ईश्वरः में ई आ रही है, ये भी बड़ी आ रही है, तो हम ऊपर के उदाहरण में हमने देखा था दोनों मिलके बड़ी ई बनाएंगे, रूप बनेगा लक्ष्मीश्वरः, बिल्कुल सही है। अब आते ऊ के उदाहरण पर। ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में यदि बड़ा ऊ या छोटा ऊ आता है तो क्या बन जाएगा उसका बड़ा ऊ बनेगा। इसके उदाहरण देखते हैं। सूक्ति, सु में छोटा ऊ, उक्ति का ऊ जो है यह भी छोटा ऊ, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बनेंगे और रूप बना सूक्ति। देखो यहाँ बड़ा ऊ हो गया सूक्ति। भानु धन उदयः। न में ऊ की मात्रा है, उसके बाद में ऊ का ऊ आ रहा है, उदय का ऊ आ रहा है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बने बड़ा ऊ, बना भानुदयः, यहाँ बड़ा ऊ हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार से जैसे वधू धन उत्सवः, यहाँ बड़ा ऊ है, उसके बाद में ये छोटा ऊ आ रहा है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बनाएंगे बड़ा ऊ, रूप बनेगा वधूत्सवः, ये रूप बनेगा। अब देखते हैं री का उदाहरण। री कैसे, छोटी री के बाद में यदि बड़ी री आए, छोटी या बड़ी री के बाद में छोटी बड़ी री या छोटी री आती है तो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे बड़ी री, बिल्कुल सही है, बड़ी री बना देते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। पितृधन ऋणम, तय के नीचे री की मात्रा है तो री छोटी है ये, उसके बाद में आया है, एक बार दोबारा से लिखता हूँ इसको, उसके बाद में आ रहा है ऋणम, ये भी छोटी री है, तो ये मिल करके बनेगा बड़ी री, तो ये बना पितृणम। इसमें जो ये बड़ी री बन गया, बड़ी री की जो मात्रा है वो इस प्रकार से लगाई जाती है।
किसी भी अक्षर के नीचे डंडा और उसके नीचे एक बार और ये 2 बार मुड़ती है, इस तरह से। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। गुण संधि। गुण संधि देखते हैं, किसे कहते हैं गुण संधि। ये तो दीर्घ संधि थी, अब गुण संधि देखते हैं। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। आद गुण है, आद गुण में अ या आ के बाद में यदि ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर के ए एक आदेश हो जाते, ए बन जाते हैं। इसी तरह से अ या आ के बाद में यदि ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर के ओ बन जाएंगे। इसी प्रकार से अ या आ के बाद में यदि री आता है तो अर बन जाता है। और इसी प्रकार से यदि अ या आ के बाद री आता है तो दोनों मिलकर के अल बन जाते हैं। देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण है अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो क्या बन जाएगा, ए बनेगा। इसके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे उपधन इंद्र, पै में ए की मात्रा है, आगे आ रहा है ई, ए के बाद ई आए तो ए बनेगा, बना उपेंद्र। देवधन इंद्र, वह में ए मिला हुआ है, उसके बाद ई आ रही है तो ए से ई मिलती है तो ए बनेगा देवेंद्र। एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे यहीं पे देव धन ईशः, जैसे ये था, वह में ए, उसके बाद ईसे का ई, ए और बड़ी ई मिलके भी क्या बनाएंगे, ए, और रूप बनेगा यहाँ पे देवेशः। ये हो गया। इसी प्रकार से जैसे देव धन इंद्र, वह में क्या मिला हुआ है, ए, और आगे ई आ रही है, दोनों मिलकर के बनाएंगे ए। रूप क्या बनेगा, रूप बनेगा देवेंद्र। बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, देवेंद्र। इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गण धन ईश, ण में अ और उसके बाद ई आ रहा है तो दोनों मिलकर बनेगा गणेश। महाधनीश, देखो हा में आ की मात्रा है, उसके बाद ईसे का ई तो आ धन बड़ी ई मिलकर के भी क्या बनाएंगे, ए ही बनेगा, रूप बनेगा महेश। यहीं पर एक और उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। जैसे महाधन, थोड़ा सही लिख देता हूँ इसको, महाधन इंद्र, हा में आ की मात्रा, उसके बाद में क्या आ रहा है, ई, और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ए, दोनों मिलके ए बनाएंगे और रूप बनेगा महेंद्र। महेंद्र, यह रूप बनेगा। अगला उदाहरण देखते हैं इसका। नरधन ईशः, र में अ और इसके बाद ई बना ए, नरेशः। सुरधन ईशः, र में ए, उसके बाद ई, ए और ई मिलके ए बना सुरेशः। अब हम अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए ए के बाद में अगर इसका ए बने या ओ बने उसको गुणवर्ण कहते हैं। ए या ओ को गुणवर्ण कहते हैं। किसी का भी रूप जो बनता है उसको गुणवर्ण कहते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ देखिए गुण, गुण संधि उदाहरण दे रखे हैं। विद्याधन उन्नति, आ की मात्रा ऊ आया, उसके बाद में इसमें हम देखते हैं कि भाग्य उदय में य और ऊ मिलकर के ओ हुआ भाग्योदय। इसी प्रकार से उपधन इंद्र से बना उपेंद्र, गंगाधन उदय से गंगोदय, कृष्ण धन रिधि से कृष्ण रिधि। वसंत ऋतु, ये गुण संधि जो है, वसंत ऋतु, अ के बाद में अ या आ के बाद में री आती है तो अर बन जाएगा। अ या आ के बाद में री आती है तो अर बन जाएगा वसंत ऋतु। महाधन ऋषि, देखो हा में आ है, उसके बाद री आया है तो आ के बाद में यदि री आता है तो अर बनेगा, रे हलंत बनेगा महर्षि। फिर मैंने कहा था आपको ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या आएगा, ए या आ के बाद में यदि री आता है,
ए या आ के बाद में यदि लृ आता है, धन लृ, तो क्या बन जाएगा? अल, अल बनेगा। इसका उदाहरण देखते हैं। तव धन लृकार, वह में ए है, उसके बाद लृ आ रहा है तो मिलकर बना अल, तो बना तवलकार। इस प्रकार मम धन इव से बनेगा ये ममेव। सखा धन इति, आ के बाद ई आया तो सखेति। रमा धन इच्छा रमेच्छा। यथा धन इप्सितम, आ के बाद बड़ी ई आ रही है तो ए होगा यथेप्सितम। वर्षा धन ऋतु, देखो इसको जरूर देखते हैं हम। वर्षा धन ऋतु, आ के बाद री आई तो आ, उसके बाद में आया री, दोनों मिलके बनेंगे अर और र हलंत। अब जो वर्षा में था आ, वो निकल गया, वर्ष हो गया, हलंत हो गया। उसके बाद ऋतु में जो आ और र था वो बन गया अर, तो ये हो गया अ, आधा र और आगे आ गया तू। इनको मिलाने से बनेगा स के ऊपर र वर्ष, अगला र जो आधा है तो ये तय के ऊपर चला जाएगा, बनेगा वर्ष ऋतु। और अंतिम जो है ये है माला, धन लृकार से बना माल लकार। इस प्रकार से रूप उसके बनते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपके सामने दे रखे हैं लता धन इव बना लतेव। गंगा धन इति से गंगेति। अब ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बनेगा? ओ। भाग्य धन उदय से भाग्योदय। सूर्य धन उदय सूर्योदय। नर धन उत्तम नरोत्तम। हित धन उपदेश हितोपदेश। महाधन उत्सव महोत्सव। गंगाधन उदयम गंगोदयम। यथाधन उचितम यथोचितम। गंगाधन ऊर्मि, आ के बाद में बड़ा ऊ आया तो ओ बनेगा गंगोर्मि। महाधन उरु, हा में आ की मात्रा, उसके बाद बड़ा ऊ आ रहा है, दोनों मिलके ओ बनेंगे महोरु। नवधन ऊढ़ा, वह में ए, उसके बाद बड़ा ऊ नवोढ़ा। इस प्रकार इनके रूप बनेंगे। अगला है ए या आ के बाद में रिया, बड़ी री आती है तो क्या बनेगा? अर। जैसे उदाहरण है इसके, देवधन ऋषि, व में अ, उसके बाद री बना देवा ऋषि। इस प्रकार से ग्रीष्म धन ऋतु, ये कैसे बना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक उदाहरण से समझा देते हैं। ग्रीष्म धन ऋतु, देखिए मैं में ए मिला हुआ है, ए आ गया, उसके बाद आई री, ये दोनों मिलके बने अर और र हलंत है। अब हम इसको मिलाते हैं। ग्रीष्म मैं हलंत है, ए जो था वो और री मिलके अर बना था तो ये हो गया अर। आगे जो ऋतु में से री तो चली गई, बना तू बचा अकेला। इनको जोड़ के बनाएंगे ग्रीष्म, मैं में ए मिलने से मैं पूरा, र आधा है, आगे स्वर है नहीं तो ये तू के ऊपर चला जाए, बनेगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा ग्रीष्म ऋतु। विसर्ग है तो विसर्ग यहाँ भी आ जाएंगे। वर्षाधन ऋतु वर्ष ऋतु, ये आपको मैंने पिछले स्लाइड में भी समझा दिया था। अगला चलते हैं। अब है अयादि संधि। आपकी आती है अयादि संधि। अयादि संधि में एचो अयवयाव, इसका सूत्र है। सूत्र का मतलब है जब ए ऐ ओ औ के बाद में यदि कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पे अय, ऐ के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे औ और औ के स्थान पे आब हो जाता है। अब इनके उदाहरण के द्वारा हम समझते कैसे होते हैं। पहला है नेधननम, से बनेगा नयनम। जैसे न में किसकी मात्रा है? ए, और उसके बाद आ रहा है अनम। इसके द्वारा हम समझ लेते हैं। एक के द्वारा न हलंत, जो ये ए है इसके स्थान पे क्या हो गया? ए के स्थान पे क्या हो जाता है? अय, ऊपर दे रखा है तो हमने कर दिया अय। उसके बाद में आया अनम, तो यहाँ न में मिल गया ए तो न पूरा हो गया। यह में ए मिलने से यह भी पूरा हो गया। आगे है न म, क्या रूप बना? नयनम। क्या रूप बनेगा? नयनम। ये कैसे बना आपको समझा दिया है। सेधननम से सयनम। अब है नई धन अकह, ये और समझ लेते हैं इसको। नई धन अकह से किस प्रकार से बनेगा? देखो न को हलंत करे, उसमें ऐ की मात्रा आई, उसके बाद में है अकह, धन अकह, अकह। ऐ जो है
ऐ के स्थान पे हो जाता आय। तो हमने जो ऐ था, इस ऐ के स्थान पे हो गया आ, यह हलंत है, उसके बाद अकह। अब इसको केवल वर्णों को मिलाना है। न में आ की मात्रा से ना, य में ए मिलने से यह, और क के साथ विसर्ग नायकः, ये रूप बना नायक है। इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। अगला आता है भोधन अनम से बनेगा भवनम। वो कैसे बना? भय को हमने हलंत किया, उसमें ओ की मात्रा, उसके बाद में है अनम, भ हलंत, ओ के स्थान पे हो जाता है अव। ऊपर निर्देश दे रखा है संधि का, तो यहाँ हो गया अ व हलंत है धन अनम। अब भय में ए मिलने से भय पूरा, वह में ए स्वर मिल गया, वह भी पूरा हो गया। उसके बाद न म बना भवनम, तो ये भवनम रूप बन गया। इस प्रकार से आगे है इसी प्रकार से भानोधन ए से बना भानवे। पौधनकः, इसका एक उदाहरण देख लेते, समझ लेते हैं इसको कैसे बनाए। पौधनक कैसे, पावकः कैसे बना है। देखो प हलंत किया, प में किसकी मात्रा आई? औ, धन अकः। अब पै हलंत, औ के स्थान पे क्या हो जाता है? आव। ऊपर निर्देश दे रखा है, तो हमने यहाँ किया आव में वह हलंत धन अकः। अब देखते हैं पै में आ मिलने से पा, वह में ए मिलने से वह पूरा हो गया। आगे कह, ये बना पावकः। इस प्रकार से रूप बनता है पावकः। नौधनकः नाविकः। भौधन उकः, देखो ऊ, तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, भावुकः। इस प्रकार से रूप बनेगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ भी अनेक उदाहरण दे रखे हैं आपके सामने, ये समझ लेते हैं। हरे धने से हरय, सेधनाना शयानः, लोधननः लवणः, पोधनित्रः पवित्रः, भौधनक भावुकः, विष्णोधन ए विष्णवे, सेधनित सहितः। इस ये नीचे भी इसी प्रकार से उदाहरण दे रखे हैं सारे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यह आपका व्याकरण संबंधित चैप्टर जो है वो पूरा होता है। आज अच संधि में हमने 3 पढ़े हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि संधि। तो आशा है आप सबको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये संधि अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो उसके लिए आप सभी बार बार इस वीडियो को देख करके उसको समझिए। सर्वेषां कृते धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।